Sir, may I come in? Come. Good evening, sir. बैठ। Thank you, sir. एकता, Yes. आपका अटेम्प्ट कौन सा है? Okay, sir. Okay, Is sir. okay? Yes, sir. अटेम्प्ट कौन सा है आपका? ये पहला है? Third attempt है sir. First means और first interview. ओके। और भी कहीं दिया है आपने इंटरव्यू पहले या सिविल सर्विस के लिए पहला इंटरव्यू है? Civil services का first interview. तो सिविल सर्विस में आना चाहती हैं आप, पहला प्रेफरेंस क्या दिया आपने सर्विस का? Sir, SDM. एसडीएम। कोई विजन है आपका एसडीएम बनने के बाद क्या करना चाहते हैं? सर, फर्स्टली तो मैं महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास करूंगी, क्योंकि वंचित वर्ग की जो एक समस्या उनके सामने आती है, पितृसत्तात्मक मानसिकता या सुरक्षा की समस्याएं हैं आदि को लेकर मैं सजग हूँ, तो उसी के ऊपर प्रयास करूंगी जो। अच्छा, स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक यस भारत सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास करती रही है, यस अभी भी कर रही है। फिर आखिर ऐसी क्या चुनौतियां हैं जो हो नहीं पा रहा है ऐसा? आपको लगता है कि महिलाएं सशक्त हो गई हैं भारत? सर, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद थोड़ी और तेजी देखी गई है जहां आर्थिक सशक्तिकरण की बात आती है। हालांकि अभी भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे एलएफपीआर में वुमेन्स का रेशियो 39, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ 39% है। इसको और इंक्रीज किए जाने की ज़रूरत है, जबकि मेल का 60% प्लस है। तो ऐसी चीज़ें जब आर्थिक सशक्तिकरण होगा तो सुरक्षा की भावना और जो दबाव होते हैं पितृसत्तात्मक मानसिकता जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी के, तो उसको वो कम फील कर पाएंगी और आगे बढ़ सकेंगी। इस मानसिकता से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए? ये जो पितृसत्तात्मक मानसिकता की बात कर रही हैं, यस क्या ऐसा होना चाहिए? सर, मुझे लगता है इसके लिए शिक्षा एक सबसे बड़ा हथियार हो सकता है, क्योंकि जो मेल जो है डोमिनेंट सोसाइटी, वो अगर आर्थिक रूप से महिला सशक्त होती हैं और वो शिक्षित होते हैं जो मेल हैं, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक समानता की ओर ले जाएगा समाज को। उत्तर प्रदेश में शिक्षा की स्थिति क्या है, प्राथमिक शिक्षा की? सर, इनरोलमेंट रेशियो में देखेंगे तो 97% की अभी एनएसएसओ का शायद मुझे एग्जैक्टली वो एजेंसी नहीं पता, लेकिन 97% की असर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनरोलमेंट रेशियो है, जो कि इंडिया के इनरोलमेंट रेशियो से कम है, जो कि 98%। और ड्रॉप आउट रेट क्या है? सर, ड्रॉप आउट रेट 2.7% है और महिलाओं में 3% है। ड्रॉप आउट के क्या कारण है वहाँ? सर, सबसे पहले तो गरीबी, जिसके कारण उनको बच्चों को भी अपने उसी में लगाना पड़ता है रोटी के लिए, और इंफ्रा वगैरह की भी समस्याएं हैं। स्कूलों की जो पहुंच है वो बच्चों तक है नहीं, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं मिड डे मील और हॉट कुक्ड मील, इस तरह की योजनाओं के माध्यम से। और यस एकता, आप ये बताएं, जो इंडिया के एक अच्छे सोशल रिफॉर्मर के बारे में बताएं, बड़े जिन्होंने विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत काम किया। सर, मतलब जो चेंजमेंट हुआ है जिसके कारण महिलाएं आगे बढ़ी। कोई जो है जो बड़े सोशल रिफॉर्मर जिनका नाम है, जो विमेन के राइट्स के लिए उन्होंने फाइट किया और उनको बहुत सी तरह के विमेन के राइट दिलवाए, कोई भी बहुत सारे हुए हैं। यस सर, मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रही हूँ। और अगर एक ऐसे एरा की बात करूँ तो एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जो आर्थिक सशक्तिकरण नहीं, मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। आपने राजा राम मोहन राय का नाम सुना है? जी सर, जी। तो उन्होंने क्या किया, उनके बारे में बता सकते हैं कुछ? यस सर, सती प्रथा के उनके प्रयास जो देखे गए हैं, बंगाल विवाह अधिनियम से उन्होंने विलियम बेंटिक को प्रभावित किया, तो उन्होंने उसको अधिनियम को पारित किया था। ये कब पारित हुआ ये अधिनियम? 1829 में। ग्रेट। यस क्या सर। उसका क्या नाम था उसका? शारदा एक्ट? नो सर, शारदा एक्ट 1926 में हरविलास शारदा के प्रयासों से जो बाल विवाह की उम्र है उसको बढ़ाने के लिए आया था। तो उन्होंने जो है काफी विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया। यस। अच्छा, ये बताएं कि जैसे अभी जो हमारा जो आईपीसी सीआरपीसी में जो चेंज हुआ है, उसमें विमेन रिलेटेड और चाइल्ड रिलेटेड कुछ क्या क्या
संशोधन हुआ है, कुछ इम्पोर्टेंट कुछ आइडिया है, बता सकते हैं आप? सर सबसे पहले तो मुकदमे वाली जो बोला गया है कि 3 साल के अंदर न्यायालयों को निपटाना पड़ेगा, और मुकदमे की सुनवाई के बाद जो 43 डेज के अंदर उनको फैसला देना होगा। तो ये जो अपराध की दर है महिलाओं में, जो सुनवाई की मामले हैं, इनको आगे बढ़ा सकती है। सर मैं एग्जैक्टली सेक्शन याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन रेप वगैरह के केसेस में भी फास्ट ट्रैक की बात कही गई थी। ये 3 महीना जो भी है, ये क्या रियलिस्टिक है क्या कि 3 साल की बात हुई है सर। 3 साल? यस सर। 3 साल में जो है ये तो रियलिस्टिक है, पॉसिबल है? सर प्रयास किए जाएंगे तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा समय है। 3 साल बहुत कम भी नहीं होता है, तो इसमें प्रयास किए जाने की जरूरत है। और ये बताएं कि आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में कुछ जानते हैं? सर चाइल्ड ट्रैफिकिंग में जो बच्चे होते हैं गरीब, या फिर किडनैप करके उनको तस्करी की जाती है, या तो सीमा पार या तो कई तरह के उनसे काम कराए जाते हैं, स्लेव के तौर पर, सेक्स स्लेव के तौर पर, और भी होम जो क्या घर में काम करने वाले हैं, या डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर। और आपने देखा होगा कि ढाबों वगैरह में छोटू के नाम से एक बच्चे दिख ही जाते हैं कहीं ना कहीं, तो उनके आगे पीछे तो कोई होता नहीं। कोई लॉ है उसको रोकने के लिए, जो चाइल्ड को जो इंगेज करते हैं, जिस तरह चिल्ड्रन को इंगेज किया जाता है? यस सर, आर्टिकल 24 के तहत ये कहा भी गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, कि जब बच्चों को अब जो सॉरी सर खतरनाक कार्यों में लगाने के लिए। यस ठीक है। अच्छा, आपने साइबर किडनैपिंग के बारे में सुना है? सर मैंने ये टर्म सुना है, जहाँ तक आप अलाउ करेंगे तो मैं ट्राई करूँ। साइबर किडनैपिंग में जो दूसरा वाला पक्ष होता है, वो आपकी इंफॉर्मेशन को पहुंच बनाता है और आपको ही बाध्य करता है खुद को किडनैप करवाने के लिए। जैसे कि आपकी इंफॉर्मेशन को आपको परिवार को भेज देगा, ऐसी सब धमकियां उसमें दी जाती हैं, और फिर वो जो बंदा होता है अपने परिवार को परेशानी में डालने से बचने के लिए वो खुद उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर वो जो किडनैपर है उन्होंने कहा होता है। ओके, ठीक। और फिर उनके परिवार वालों से फिरौती मांगी जाती है। यस सर। एक तो आपने सिटीजन सेंट्रिक डिप्लोमेसी के बारे में सुना है? हाल फिलहाल हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री हैं वो इसका उल्लेख करते हैं। यस सर। खास कर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में इसका हवाला दिया गया। क्या मतलब है इसका? सर इसमें पीपल टू पीपल टाइज की बात होती है, जिसमें जो संस्कृति है भारत की और जो रूस की, वहाँ के आदान प्रदान लोगों के माध्यम से होता है। इसका मतलब है कि जब नहीं, वो तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी हो गया। यस सॉरी सिटीजन सेंट्रिक डिप्लोमेसी। सर शायद मैं गलत समझ रही हूँ, मतलब समझ नहीं पा रही। जैसे जब रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यस तो पावरफुल वेस्टर्न कंट्रीज जितने हैं, यूरोप, अमेरिका इंक्लूडेड, इनका दबाव रशिया के ऊपर था कि उन्हें इकोनॉमिकली आइसोलेट किया यस जाए। सर, भारत ने कहा कि नहीं, हम तेल तो खरीदते रहेंगे। यस सर, तो ये अपने सिटीजन को प्राथमिकता देने के साथ जुड़ा हुआ है। मैं समझ सकती हूँ। तभी भारत ने रूस की बात नहीं, वेस्टर्न मीडिया की बात नहीं मानी और रूस के साथ तेल समझौते के पक्ष में रहा। यस सर, तो इसमें है कि अपने भारत। तो आपको लगता है कि ये एक पैराडाइम शिफ्ट है इंडियन डिप्लोमेसी में, या आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए? सर मुझे लगता है ये जो कदम है वो एकदम सही है, और जहाँ तक पहले की भी बात रही है, तो हमारा जो विदेश कूटनीति का मामला है वो हमेशा से राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानता है। राष्ट्रहित में ही आज तक जो चीज़ें या डिप्लोमेसी की मूल अवधारणा रही है भारत की, तो उस लिहाज से भी देखेंगे तो फर्स्ट इंडियन की बात यहाँ पे सही नज़र आती है। राष्ट्रहित में हम यूएसए से भी टेक्नोलॉजी ले सकते थे स्वतंत्रता के बाद। यस। लेकिन सिटीजन सेंट्रिक, उस समय भी ये दलील दिया जा सकता था कि यूएसए हमें दे रहा है और हम तकनीक भी ले रहे हैं, या जो अन्य सामग्री है वो भी ले रहे हैं, लेकिन हमने वैसा नहीं किया।
सर उस वक्त जो यूएसए के रिलेशंस थे हमारे बाकी पड़ोसी देशों से, जैसे पाकिस्तान को एड, फाइनेंशियल एड भी उसने प्रोवाइड कराई, और वो जानते हुए, मतलब ऐसा सिर्फ मुझे लगता है। तो आपको लगता है कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कुछ और होता है और सिटीजन सेंट्रिक इंटरेस्ट कुछ और होता है? सर ये इसमें ओवरलैपिंग भी थोड़ी आती है, लेकिन फर्स्टली तो ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन कहीं कहीं ओवरलैपिंग दिखती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो राष्ट्र हित है वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के माध्यम से भी साधा जाता है, और सिटीजन सेंट्रिक इंटरेस्ट, और सिटीजन क्योंकि राष्ट्र के पार्ट हैं इसीलिए वो दोनों एक समान हो गया। जैसे चाइना से कई चीजें इंपोर्ट होती हैं, सस्ती इंपोर्ट होती हैं, यस सर, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कहता है कि नहीं होना चाहिए, यस सर, लेकिन सिटीजन सेंट्रिक Centric interest, इंटरेस्ट अगर आप देखें तो ठीक है, करना सस्ता मिल रहा है। चाहिए। यस सर। यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है, ओवरलैप नहीं हो रहा है, यहाँ फिर कैसे रिजॉल्व करेंगे? सर ये राष्ट्रहित या जो नागरिक हित है वो तो चलता है, अल्टीमेटली सर यहाँ पे खुशी, सॉरी सर, खुशी एक अच्छा शब्द नहीं, जो उपभोक्ता हैं, भारत के उपभोक्ता हैं, उनको सही चीज़ों मुहैया कराना भी सरकार का कहीं ना कहीं दायित्व है। चलिए, ठीक है। मॉडर्न नेशन स्टेट, मॉडर्न नेशन स्टेट और चाइना को कहें या भारत को कहें, आप इन्हें सिविलाइजेशनल स्टेट कहें, तो दोनों में क्या फर्क है? सर मैं राष्ट्र राज्य को तो समझा सकती हूँ, लेकिन सिविलाइजेशनल स्टेट मैं समझ खुद ही नहीं पा रही हूँ कि इसकी बातें की जाती हैं। चाइना अपने लिए सिविलाइजेशनल स्टेट टर्म यूज करता है, भारत भी कई बार अपने आप को नेशन स्टेट कहने के बजाय उसे सिविलाइजेशनल स्टेट कहने की कोशिश करता है। शायद तो ये अभिप्राय क्या है इसका? सर राष्ट्र राज्य में तो राष्ट्र की भावना एक केंद्र बिंदु होती है कि ये भारत को एक राष्ट्र के और भारतीय एकता को लोगों तक पहुंचाने का भी एक प्रयास नजर आता है, राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित करना। और जहाँ तक सभ्यता, सिविलाइजेशनल स्टेट की बात है, तो शायद ये अपने प्राचीन विरासत या प्राचीन परंपराओं से खुद को जोड़ते हैं, तो उसकी ही अवधारणा यहाँ नजर आती है। तो प्राचीन परंपराओं से जब आप अपने आप को जोड़ते हैं और एक मॉडर्न नेशन स्टेट के तौर पर समझते हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है या लीगैलिटी है वो थोड़ा डाइल्यूट होता है। यस सर। और आप समझते हैं कि हमें विरासत में चीज़ें जो मिली है उसके लिए हम इंटाइटल्ड हैं एंड वी आर इनेबल्ड टू एक्ट अकॉर्डिंगली। तो थोड़ा फर्क आता है। मैं उसी फर्क को जानने की कोशिश कर रहा था। सर अपनी विरासत को भूलना भी एक अच्छी बात नहीं है, और जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, भारत अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि मानता है, प्रथम बुक है वो भारत की, उसी के अकॉर्डिंग ही एक्ट करता है। जैसे अगर आप भारत के अंदर भारत की परिकल्पना करें एक अखंड भारत के तौर पर, यस सर। और तो पड़ोसी राज्य कह सकता है कि भाई मेरे टेरिटरी को तुम अपने मैप में क्यों दिखा रहे हो, जैसे हम लोग कहते हैं कभी चाइना को। यस सर। ठीक है, तो वो जवाब हो सकता है कि भाई हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, हम एक समय में सिविलाइजेशनली हम एक ही हैं, सब कॉन्टिनेंटल प्रेजेंस है हमारा। यस सर। तो अभिप्राय आप समझ रहे हैं क्या है? यस सर, यस सर। हाँ। और कुछ हॉबी वगैरह है? हु इज द आइडियल पर्सन इन योर लाइफ? सर मुझे अब्दुल कलाम जी अच्छे लगते हैं, और उनसे काफ़ी प्रेरणा भी मैं लेती हूँ। वैसे तो सबसे पहले मेरी माँ हैं जो मुझे प्रेरणा देती हैं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाने में सर्वोपरि भूमिका निभाई है। अच्छा, और अब्दुल कलाम क्यों पसंद आते हैं? उनका कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है? सबसे सर अच्छा पक्ष है उनका स्ट्रगल वाला पक्ष, क्योंकि वो एक मॉडेस्ट बिगिनिंग से Yes, इतने sir. ऊंचे लेवल पद पे और पहुंचे प्रतिष्ठा हैं पर पहुंचे। कि भारत के सर्वोच्च नागरिक के रूप में रहे हैं। केवल प्रेसिडेंट होना तो, वैसे तो द्रौपदी मुर्मू भी हैं। नहीं सर, ये एक स्टेप बाय स्टेप जो उन्होंने अचीव किया है, उनकी इंटेलेक्चुअल पे मैं शक नहीं कर रही हूँ, एज अ साइंटिस्ट भी मैं उनकी वो रही हूँ, प्रशंसक हूँ, लेकिन उसके बाद भी आगे तक जाना जो एक मुझे प्रभावित करता है, जबकि आपने शुरू एकदम छोटे लेवल पे स्टेप बाय किया स्टेप, है। यस ग्रेजुअल ऑर्गेनिक वे ऑफ रीचिंग द हाइट। यस उनकी मॉडेस्टी, सर, मॉडेस्टी में तो उनका कोई जवाब ही नहीं है। प्रेसिडेंट के तौर पे भी जब मैंने उनके कुछ स्पीचेस सुने हैं, तो
मुझे काफ़ी प्रभावित किए हैं। थैंक यू। आपने मुझे एक बता दिया, आप बात कर रही थी कि वो न्याय संहिता में समय सीमा बांध दी गई यस और फास्ट ट्रैक, है ना? उच्चतम न्यायालय की ही एक रूलिंग है जिसमें न्यायालय यह कहता है कि फेयर डिस्पोजल इज मोर इम्पोर्टेंट देन रैपिड डिस्पोजल। यस तो ऐसी समय सीमा बांधना, क्या ऐसा नहीं लगता कि निष्पक्ष न्याय पर कुछ उंगली उठ सकती है भविष्य में? सर, इसकी बहुत चांसेस हैं जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि न्याय में देरी एक न्याय ना मिलने के बराबर ही हो जाता है। जब हम यहाँ पे देखते हैं कि जिस व्यक्ति को 20 साल की सज़ा होनी थी उसने ऑलरेडी 40 साल बिता दिए हैं जेल में, या फिर बहुत आई एम सॉरी सर, तो फिर ये चीज़ें एक गलत इंडिकेशन देती हैं इंडियन जुडिशरी के सिस्टम पे। हालांकि हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए, जो भी इसमें अथॉरिटी शामिल है वो चीज़ें को फास्ट ट्रैक करे और जो भी लक्ष्य रखे गए हैं 3 साल में कंप्लीट करने के उसको पूरा करें। आप किसको प्रेफर करेंगे, निष्पक्ष न्याय को या त्वरित न्याय को? सर, इसमें तो बैलेंस बिठाना पड़ेगा कि निष्पक्ष भी हो और त्वरित भी हो। ठीक है, थैंक यू। यस थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। May I come in, sir? Thank you, sir. एकता, मेरी राय में यू आर वेरी गुड ओवरऑल, Yes, sir. आंसर्स अच्छे हैं और आर्टिकुलेशन भी है, कॉन्फिडेंस भी है, एवरीथिंग इज फाइन। Yes. ऐसा मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं लगी है। बाद में हालांकि सेकंड हाफ जो तुम्हारा इंटरव्यू का है उसमें वी आर मोर रिलैक्स्ड एंड काम एंड कूल। Yes. शुरुआत में लगा था कि यू आर बिट टेंस। Yes. थोड़ा नर्वसनेस हाँ, तो वो काम एंड कूल रहना है, यू नो द थिंग्स, यू आर वेल ग्रेड, इससे कोई दिक्कत नहीं है सर। Well, you have a very rounded, good personality. जो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन होना चाहिए किसी भी अंडरस्टैंडिंग में, वो आपका वो बिल्कुल दिखता है, वो अच्छा है। यू टेक साइड्स along with valid reasons, Yes. तो ये एक अच्छी बात है। और थोड़ा शुरू में थोड़ा डिस्कम्फर्ट का आपने इंडिकेशन, विजिबल इंडिकेशन दिया था, Yes, sir. तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। So, उसको मैनेज करना चाहिए। हाँ, जैसे साड़ी वगैरह आप उसको अरेंज करी थी बैठते समय, तो मुझे लगा कि आप कंफर्टेबल नहीं, जबकि बाद में लगा कि आप कंफर्टेबल हैं, Yes. तो उससे थोड़ा बचिए। सर, हैंड मूवमेंट्स कुछ तो सब नियर परफेक्ट है, Yes. तो गो विथ अ गुड सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट योरसेल्फ दैट यू आर गुड। Yes. ठीक है, सो देयर इज एब्सोल्युटली नो handicap in terms of your vocabulary, in terms of your hand movements, gestures, whatever. So you come across as an impressive personality. Yes. So take pride in yourself, you will do well. Thank you, sir. ठीक है? एज अ विमेन कैंडिडेट, जो चैलेंजेस हैं एज अ विमेन एडमिनिस्ट्रेटर या जो विमेन या चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज हैं, जो नए नए डेवलपमेंट्स हैं, उसको देख लीजिए। Yes, sir. कब है इंटरव्यू तुम्हारा? 11 जनवरी। द कैट की चीज़ें देख लेना थोड़ा। Yes, sir. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अभी रूल्स आई हैं, Yes, sir. वो है ना। बाकी जो इश्यूज हैं करेक्ट वो देख लें, बाकी इज फाइन, सर, ये जो हैंड मूवमेंट्स थोड़े बहुत आपको शो हुए थे। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। ओके सर। इज नेचुरल। ओके सर। कोशिश करना है कि थोड़ा Straight हाँ, नहीं इतना कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा हाथों को, जैसे एक टीचर या प्रोफेसर जिस तरह से अपने हाथों को यूज़ करते हैं वैसे नहीं यूज़ करते। Yes, बाकी अभी जितना था हाँ। वो ठीक है, उसको- नॉर्मल जैसे हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं उसमें उसको जबरन अगर बांधने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हारा नेचुरल फ्लो रुक जाएगा। Yes, sir. जैसे मैंने नोटिस नहीं किया कि आपका हैंड मूवमेंट था भी। हम लोग नहीं किया। उसको डेलिबरेटली नहीं करना है कि कंट्रोल करना है, नेचुरल फ्लो वो जब वो तब नोटिस होती है व्हेन यू स्टार्ट फॉल्टरिंग। जब आपने आंसर में आप इधर उधर करेंगे तब फिर ये सब चीजें नजर आएंगी, क्योंकि आंसर इज मोर इम्पोर्टेंट। Yes. सर, कहीं कहीं पे मैंने खुद भी ये नोटिस किया कि फ्लो ऑफ थॉट मेरा टूटा, मतलब जैसे आपको एक एग्जांपल देने के बाद शायद मैं दूसरे। नहीं तो आप पहले से सोच लें, थोड़ा सा पॉज देके सोच लें, इसीलिए अगर थोड़ा सोचेंगे तो नहीं होगा, Yes. सोच के जवाब देना है।
ओके सर। जैसे आइडियल पर्सन में पहले आपने अब्दुल कलाम बोला, उसके फिर बाद से माँ माँ याद माँ आई आप। तो पहले ही माँ बोल देना था। यस तो थोड़ा सा ठीक है। एक मिनट, हालांकि ये इससे बहुत मैं ठीक ठीक है, है सर। सर, ऐसे कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज नहीं नहीं है इतना ज्यादा कंसस माँ नहीं कभी होना भी याद आए, हाँ, हाँ। विपदा में माँ ही याद आती है। है। सही बात है, और माँ का कोई जवाब तो है नहीं। यस, थैंक यू सर, ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।